आज हम अपने 5वें अध्याय द्रव्य की अवस्थाओं की बात करेंगे। द्रव्य की अवस्थाओं में हमने सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखा, फिर बॉयल, चार्ल्स के नियम, एवोगैड्रो नियम और गैलुसेक नियम की व्याख्या की। आज हम अपना आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत जो नियमों से संबंधित है उन नियमों की अपन व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे आदर्श व्यवहार से कि गैसों का वास्तव में आदर्श व्यवहार क्या होता है। तो उसको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहला कि वास्तव में कौन सी ऐसी गैसें होती हैं जो आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। फिर उनसे संबंधित ऐसा कौन सा समीकरण है जो आदर्श गैस समीकरण के नाम से पूछा जाता है, साधारणतः बहुत अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। फिर आदर्श गैस समीकरण के वास्तव में कहाँ पर और किस रूप में उसके प्रयोग किए जाते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है जो इस पूरे समीकरण का एक महत्वपूर्ण स्थिरांक होता है, जिस स्थिरांक को बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, उस नियतांक R के मान की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे कि अलग अलग मात्रकों में उसके मान क्या होते हैं। फिर जैसे कि हम अभी एक नियम की व्याख्या कर चुके हैं, एवोगैड्रो नियम, तो उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण संख्या हमको ज्ञात होगी जिसको हम कहेंगे एवोगैड्रो संख्या। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले अध्याय में भी कर चुके हैं, और आपको यदि याद होगा तो उस एवोगैड्रो नियम और एवोगैड्रो संख्या को हमने वहां पर भी पूर्ण रूप से देखा था। तो यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में देखेंगे कि एवोगैड्रो संख्या वास्तव में क्या है। फिर गैसों के अणुगति सिद्धांत जो अणुओं से रिलेटेड है, उस सिद्धांत के अंतर्गत फिर हम यहाँ एक समीकरण की व्याख्या करेंगे जो गैसों का अणुगति सिद्धांत और गैसीय समीकरण कहलाएगा। अब इन पूरे समीकरणों का एक निष्कर्ष यहाँ पर हमको प्राप्त होगा कि वास्तव में कि कोई भी गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है। तो आदर्श व्यवहार से विचलन को भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। वो होगा विचलन का क्या कारण है, कि क्या ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कोई भी गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। फिर यदि विचलन प्रदर्शित कर रही है तो निश्चित रूप से उसमें हमको क्या करना होगा, संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन करने के बाद एक हमको नया नियम प्राप्त होगा जिसको हम कहेंगे वैन डर वाल समीकरण। और वैन डर वाल समीकरण के बाद हम अपना जो टॉपिक है वो लेंगे कि वास्तव में वास्तविक गैस और आदर्श गैस में किन लक्षणों के आधार पर हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम इस अपने पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैसों का आदर्श व्यवहार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लें कि वास्तव में कि गैसें किस रूप में आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो हमने 3 नियम देखे थे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और तीसरा देखे थे गैलुसेक का नियम। यदि हम ये 3 नियम बहुत अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं तो हम निश्चित रूप से इस पूरे टॉपिक की व्याख्या बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि आदर्श व्यवहार का मतलब क्या होगा, कि ऐसी कोई भी गैसें दैनिक जीवन में हो या साधारणतः वायुमंडल में हो, या ऐसी कोई भी गैसें जो वास्तव में बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और गैलुसेक नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, उन गैसों को हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस है। और उनके इस पूरे व्यवहार को हम क्या बोलते हैं, गैसों का आदर्श व्यवहार। मतलब जो बॉयल का नियम है V समानुपाती 1/P, चार्ल्स का नियम है V समानुपाती T और गैलुसेक का नियम है P समानुपाती T। इन तीनों नियमों का प्रत्येक परिस्थितियों में यदि पालन कर रही है तो वो गैस कहलाएगी आदर्श गैस, और उसके साथ जो व्यवहार हमारा हमको प्राप्त होगा वो कहलाएगा आदर्श व्यवहार। तो इस आधार पर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाला क्वेश्चन होता है इसमें, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि गैसों के आदर्श व्यवहार को समझाने के लिए एक समीकरण दिया गया, और वह समीकरण कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। अब सबसे पहले हम बात करें
बॉयल नियमानुसार V समानुपाती 1/P जब T बराबर इससे। फिर हम दूसरा नियम ले लें, चार्ल्स नियमानुसार V समानुपाती T, तो इसमें क्या स्थिर हो जाएगा जब P बराबर इससे। इन दो नियमों की व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, और मैंने आपको बताया था कि यदि ये दो नियम आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए तो निश्चित रूप से आपको इस अध्याय के सारे कॉन्सेप्ट हल करने में सहायता होगी। तो बॉयल नियमानुसार V समानुपाती 1/P और चार्ल्स नियमानुसार V समानुपाती T। अब दोनों नियमों की यदि अपन तुलना करें, V का संबंध P से भी है और V का संबंध T से भी है, तो हम लिख सकते हैं V समानुपाती T/P, माने ताप के समानुपाती और दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखने के लिए हमें एक नियतांक माने, तो V बराबर हो जाएगा R × T/P। अब यदि हम पक्षांतर कर लें, तो पक्षांतर करने पर P नीचे है, तो हो जाएगा हमारा समीकरण P × P बराबर R × T। जहां R हमारा एक नियतांक है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, तो हमको बॉयल नियम और चार्ल्स के नियम की सहायता से एक समीकरण प्राप्त हुआ PV बराबर nRT। तो दोनों नियमों को आप बहुत अच्छे से देख लें, फिर दोनों नियमों की तुलना कर लें, तो V समानुपाती T/P हो जाएगा। अब ये हो जाएगा पक्षांतर करने पर P ऊपर चला जाएगा तो PV बराबर RT हो जाएगा। ये जो समीकरण है ये 1 मोल गैस के लिए है, अब यदि मान लीजिए हमको n मोल गैस लेना है, तो n मोल गैस के लिए यही हमारा समीकरण हो जाएगा PV बराबर nRT। तो दोनों समीकरण आप निश्चित रूप से याद कर लो कि 1 मोल गैस के लिए PV बराबर RT होगा और n मोल गैस के लिए PV बराबर nRT, और ये समीकरण कहलाएगा हमारा आदर्श गैस समीकरण। तो अब हम कह सकते हैं कि वह समीकरण जो P, V और T तीनों के मध्य संबंध बतलाता है वह समीकरण कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। ताप, दाब और आयतन के मध्य संबंध बतलाने वाला महत्वपूर्ण समीकरण होता है PV बराबर nRT। 1 मोल गैस के लिए PV बराबर RT और n मोल गैस के लिए PV बराबर nRT। तो ये संबंध हो जाता है बॉयल्स और चार्ल्स के नियम की सहायता से, और यह समीकरण कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में इस समीकरण के क्या अनुप्रयोग हैं, कहाँ कहाँ यह समीकरण जो हमारा प्रयुक्त होता है। तो शॉर्ट में अपन उसके अनुप्रयोग की बात कर लें, तो सबसे पहला आयतन की गणना में
हमको पता है एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन V बराबर होता है 22.4 लीटर। तो इस समीकरण की सहायता से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा गैस का आयतन क्या है। एनटीपी का मतलब यहाँ पर हमने आपको बता दिया नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। तो सामान्य ताप और दाब की स्थिति पर 1 मोल गैस का आयतन। फिर यदि हम दूसरा देखें तो हमारे घनत्व का अध्ययन करने में, घनत्व की गणना करने में तो सेम वैसे हो जाएगा। एसटीपी पर 1 मोल गैस के लिए D बराबर होता है 11.2। एक बराबर घनत्व अर्थात 11.2 लीटर आयतन का जो घनत्व हो वो गैस के कुल घनत्व के बराबर होता है। तो ये हो गया घनत्व की गणना करने में। और तीसरा देखें अणुभार की गणना करने में। तो हमको पता है किसी भी गैस का तीसरा अनुप्रयोग है हमारा M बराबर रो इंटू R इंटू T बटे P। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी गैस का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ M जो है वो गैस का अणुभार है, रो गैस का घनत्व है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T परमताप है और P किसी भी गैस का दाब है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे अनुप्रयोग हैं जो हम आदर्श गैस समीकरण की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम जैसे ताप की गणना करने में, दाब की गणना करने में, ताप, दाब और आयतन के मध्य संबंध स्थापित करने में, तो इस तरीके के अनुप्रयोग हम इसको देख सकते हैं। अब ले रहे हैं अपन R के विभिन्न मान। अलग अलग मात्रकों में हम R के अलग अलग मानों की व्याख्या करेंगे। तो पहला हम देखेंगे लीटर वायुमंडल में। यदि हम R की बात करें तो लीटर वायुमंडल में इसका मान होता है R बराबर 0.821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। ये पहला मान हो गया लीटर एटीएम में, जिसको कि हमको याद रखना है। दूसरा लेते हैं अपन सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में R के मान की यदि अपन व्याख्या करें तो इसका मान होता है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति मोल, मतलब मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। और तीसरी पद्धति होती है जो अपन को गणित में यूज करनी होती है, एसआई पद्धति में।
बराबर सेम वही मान है 8.314 जूल प्रति मोल, मतलब मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। तो इस तरीके से 3 ऐसे मात्रक हैं जो हमको यहाँ पर देखना है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो कैलोरी में होता है, साधारणतः गणित रूप में हमको लेना पड़ता है, वो हम ले लें कैलोरी में इसके मान की व्याख्या। ये R बराबर होता है लगभग 1.989 कैलोरी केल्विन मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। ये 4 ऐसे मात्रक हैं अलग अलग जिनकी इकाइयां हमको यहाँ ध्यान रखनी है। लीटर वायुमंडल में इसका मान 0.082, सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में लगभग समान है 8 पॉइंट, क्योंकि हमको पता है 10⁻⁷ अर्ग बराबर 1 जूल होता है, तो उसको कन्वर्ट करके इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण मान जो हमको गणित के लिए यूज करने होते हैं। तो आर के निश्चयात्मक मान हमको पता चल जाते हैं। अब इसी की सहायता से अपन एक संख्या प्राप्त करेंगे जो कहलाती है एवोगैड्रो संख्या, और यह संख्या हमारे गणित में हमको प्रयुक्त की जाती है। अभी हमने देखे थे V समानुपाती N के, मतलब समान ताप व दाब पर किसी गैस के अणुओं में आयतन का मान भी कैसा होता है, समान, और उनके मोलों की संख्या भी कैसी होती है, समान। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने एक मोल संकल्पना दी थी कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, मतलब N बराबर यदि हम देखें तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोल जो है वो उपस्थित होते हैं, और इसी को एवोगैड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में हमको पता चल गया कि एवोगैड्रो संख्या क्या होती है कि एसटीपी पर यदि हमारे गैस का आयतन 22.4 लीटर है, तो निश्चित ताप व दाब पर, मतलब 22.4 लीटर आयतन के लिए 1 मोल गैस का जो मान होगा वो 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर है तो Na के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो Na बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 10⁻23। तो ये एक महत्वपूर्ण मान है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, जिसको कि हम एवोगैड्रो संख्या के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और इस संख्या को आप बहुत अच्छे से याद कर लो, 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि जब भी हम इसके गणित करेंगे ताप और आयतन संबंधी, गैसीय नियमों संबंधी, तो इस सूत्र की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब अपन देखते हैं गैसों का। अणुगति सिद्धांत व समीकरण। अब जैसे कि हमको साधारणतः पता है कि किसी भी गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत छोटे छोटे समूह या छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, परमाणु। ये हमने पहले के अध्यायों में देखा है कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है, और 2 या 2 से अधिक परमाणु यदि आपस में मिले तो फिर वो किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। तो उसी के आधार पर एक नियम दिया गया था जिसको कि अणुगति सिद्धांत कहा जाता है। और इस अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो गैसें होती हैं वो परस्पर आपस में टकराते रहती हैं, पात्र की दीवारों से टकराकर अपना स्थान बदल लेती हैं,
इनका जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता और ये किसी भी दिशा में समान वेग से हमेशा गति करती रहती हैं। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण दिया गया था, जो समीकरण अपन देख रहे हैं वो कहलाता है PV बराबर 1/3 m इंटू n², या उसी को हम बोल सकते हैं v²। PV बराबर 1/3 mv²। अब जहां पर हमको पता है P क्या है, किसी भी गैस का दाब, जिसको इंग्लिश में हम प्रेशर बोलते हैं, V गैस का आयतन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर होता है, और STP पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर, या NTP पर इसका मान 22.4 लीटर होता है। कैपिटल M गैसों का अणुभार या गैसों के अणुओं की संख्या है, और V जो है वो कण का वेग है, कि किस गति से वो वेग मतलब वेलोसिटी होता है। तो ये जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो साफ दाब और अणुओं की संख्या के मध्य संबंध बतलाने वाला एक महत्वपूर्ण समीकरण है। PV बराबर 1/3 mv²। तो इस रूप में हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब जब भी कभी हमसे आदर्श गैस समीकरण पूछा जाता है, निश्चित रूप से आदर्श व्यवहार से विचलन जरूर पूछा जाता है। तो अब हम व्याख्या करेंगे अपने आदर्श गैस समीकरण से विचलन की, कि वास्तव में कोई भी गैस क्यों विचलन प्रदर्शित करती है। तो आदर्श व्यवहार से अपन ले लें विचलन। तो सबसे पहले जो एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आदर्श गैस से विचलन के हम 2 मुख्य बातों की पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि किसी भी गैस का आयतन जो होता है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक पात्र में बहुत सारी गैस भरी हुई है और किसी एक छोटे अणु या छोटे गैस के अणुओं की अपन व्याख्या करें तो उस गैस के एक अणु का आयतन हम नगण्य मान सकते हैं। तो पहला बिंदु हमारे पास था कि जब अणुगति सिद्धांत की व्याख्या की गई तब यह बताया गया कि उनके जो गैसों के अणुओं का आयतन होता है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में कैसा होता है, नगण्य होता है। और दूसरा जो है गैसों के मध्य अंतर आकर्षण बल होता है, नगण्य होता है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि अणुगति सिद्धांत की व्याख्या करते समय हमको बताया गया था कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसी भी गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और दूसरा गैसों के मध्य अंतर आकर्षण बल नगण्य होता है। तो इसी को दूर करने के लिए इस समीकरण में संशोधन किया गया, जो आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण बना। तो हमारा कोई भी समीकरण आदर्श व्यवहार से क्यों विचलन प्रदर्शित करता है वो हम देख लें कि हमको आदर्श व्यवहार से विचलन के कौन से 2 कारण थे और फिर उनको क्या संशोधन किया गया। तो सबसे पहले हम देखें कि कम दाब और अधिक ताप, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। जो खास कंडीशन है कि कम दाब और अधिक ताप पर कोई भी गैस जो होती है वो
आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले हम देखें कि जैसे जैसे कम दाब और अधिक ताप पर गैसें किसके समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं? आदर्श गैस के समान। अब हम देख रहे हैं कि वो आदर्श गैस से क्यों विचलित हो जाती हैं। तो जैसे जैसे दाब को बढ़ाया जाएगा और ताप को कम किया जाएगा, वो आदर्श व्यवहार से क्या होते जाएंगी? विचलित होती जाएंगी। और इसी को प्रदर्शित करने के लिए हमारा एक समीकरण हम यहाँ पर लेंगे जो कहलाएगा आदर्श गैस समीकरण से विचलन का कारण, और वो वॉन डेर वाल समीकरण के रूप में हमारे सामने आएगा। तो आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण हमको क्या पता चला कि सबसे पहले हम ये देखें कि कम दाब और अधिक ताप, इन कंडीशन पे कोई भी गैस जो होती है वो आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। लेकिन यदि किसी कारणवश हम दाब को बढ़ा रहे हैं और ताप को कम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण स्पष्ट करते हुए हमको एक समीकरण मिला जो कहलाता है वॉन डेर वाल समीकरण। अब इस जो हमारे पास आदर्श गैस समीकरण था, हमारा आदर्श गैस समीकरण था 1 मोल गैस के लिए ये था PV बराबर RT, और N मोल गैस के लिए था PV बराबर nRT। तो वॉन डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने इस आदर्श गैस समीकरण में 2 संशोधन किए, जैसे कि अभी हमने देखे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो गैस के अणुओं का आयतन होता है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता था। तो पहला संशोधन उन्होंने आयतन संबंधी किया, और दूसरा हमने देखा था कि गैसों के अंतर आकर्षण बल जो होते हैं वो नगण्य होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने दूसरा संशोधन किया था। तो इस आदर्श गैस समीकरण में 2 संशोधन किए गए, एक आयतन संबंधी संशोधन और दूसरा दाब संबंधी संशोधन। और उस आधार पर हमको एक नया समीकरण प्राप्त हुआ जो क्या कहलाया? वॉन डेर वाल समीकरण। तो अब देख लें कि वो समीकरण क्या था। तो सबसे पहला हमारा जो आदर्श गैस समीकरण हमको दिया गया था वो था हमारा PV बराबर nRT, और उस समीकरण में संशोधन करने के बाद जो वॉन डेर वाल समीकरण आया वो दाब में संशोधन हुआ, तो हमारा समीकरण हो गया P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ये पहला संशोधन हुआ, और आयतन में V माइनस B बराबर RT। तो ये हमारा समीकरण हो गया आदर्श गैस समीकरण के लिए PV बराबर nRT, ये था हमारा आदर्श गैस समीकरण। और संशोधन के बाद हमको मिला वॉन डेर वाल समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT, जहां पर A और B जो थे 2 स्थिरांक थे जिन्हें वॉन डेर वाल स्थिरांक कहा गया। और ये समीकरण जो था वो 1 मोल गैस के लिए था। अब इसी समीकरण को यदि हम N मोल गैस के लिए लिखें तो N मोल गैस के लिए हमारा समीकरण हमको प्राप्त होगा P प्लस A इंटू N स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर V माइनस NV बराबर nRT।
तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त हो गया, वॉन डेर वाल समीकरण का दूसरा रूप। तो ये निश्चित रूप से आप लिख कर प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले आप अपने दिमाग में आदर्श गैस समीकरण को बैठा लो, PV बराबर RT 1 मोल गैस के लिए और दूसरा PV बराबर nRT n मोल गैस के लिए। फिर वॉन डेर वाल समीकरण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लें, गैसों के आयतन संबंधी और दूसरा दाब संबंधी। और उसमें हमको दो संशोधन हुए वो पता कर लें, एक आयतन संबंधी और दूसरा दाब संबंधी। और उसके आधार पर हम दो समीकरण प्राप्त करें, एक n मोल गैस के लिए, इसको बहुत अच्छे से आप लिखकर प्रैक्टिस कर लो, P प्लस A/V² माइनस V माइनस B बराबर RT। और इस तरीके से हमारा समीकरण प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे वॉन डेर वाल गैस समीकरण। तो ये PV और nRT के मध्य संबंध बतलाने वाला एक समीकरण, n मोल गैस के लिए P प्लस A n² V माइनस NB बराबर nRT। तो आदर्श गैस समीकरण से विचलन के कारण को दूर करने के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण समीकरण जो वॉन डेर वाल गैस समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब अपन देखेंगे वास्तव में वास्तविक गैसें और आदर्श गैसें क्या होती हैं। तो इसकी भी अपन शॉर्ट में बात कर लें कि वास्तव में वास्तविक गैसें क्या हैं और आदर्श गैसें क्या हैं। तो अभी अपन बहुत देर से चर्चा कर रहे थे नियमों की, समीकरणों की। तो हमको पता है कि वास्तविक गैसें क्या हैं, जो PV बराबर nRT का पूर्ण रूप से पालन करेंगी। वो गैसें क्या कहलाएंगी, आदर्श गैसें। इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। ऐसी कोई भी गैस है जो प्रत्येक ताप और दाब पर सारे गैसीय नियमों, बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम और एवोगैड्रो नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, या हम कह सकते हैं शॉर्ट में वह गैसें जो PV बराबर nRT समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है, वो क्या कहलाती हैं, आदर्श गैसें। इसके विपरीत यहाँ जो हमको ध्यान रखना है, वे गैसें जो कम दाब व अधिक ताप, इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना है। केवल इस कंडीशन पर ही गैसीय नियमों का पालन करेंगी वो गैसें क्या कहलाएंगी, वास्तविक गैसें। अब यदि हम देखें तो संसार में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो कि आदर्श गैस के समान व्यवहार करे। पूर्णतः आदर्श गैस के समान व्यवहार करने वाली कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो पूर्णतः आदर्श गैस के समान व्यवहार करे। लेकिन यदि उसमें हम कंडीशन में परिवर्तित कर दें तो वो गैसें जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकती हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो H2 और N2 ऐसी गैस है जो आदर्श गैस से कम विचलन प्रदर्शित करती है। बहुत कम इनमें विचलन देखा गया है। और जो वास्तविक गैसें होती हैं वो यदि हम परिवर्तित कर दें, कंडीशन बदल दें, तो फिर वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करना शुरू कर देती हैं। और फिर जैसे आपने देखा था आदर्श गैसों के लिए कि इनके जो आदर्श गैस के अणुओं का आयतन है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में कैसा होता है, आयतन का मान हमने नगण्य देखा था। आदर्श गैसों के लिए संपूर्ण आयतन का मान नगण्य होता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए इसके आयतन का मान नगण्य नहीं होता। और उसी तरह यदि हम दाब की बात करें तो इनके दाब के जो आकर्षण बल होता है वो भी हमने कैसा देखा था, नगण्य। और जबकि उनके संशोधन के बाद ये पाया गया था कि इनमें अंतर आकर्षण बल जो है वो नगण्य नहीं होता। तो इस तरीके से आज हमने पूरे अपने द्रव्य की अवस्थाओं की बात की, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैसों की बात की। गैसीय अवस्था में हमने मुख्य रूप से आदर्श गैस समीकरण, P, V और T के मध्य संबंध बतलाने वाला गैसीय समीकरण,
अणुगति सिद्धांत की व्याख्या करने वाला अणुगति गैसीय समीकरण और आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण उनके संशोधन और उनसे प्राप्त होने वाले वॉन डेर वाल समीकरण की व्याख्या की। तो इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली कि आदर्श व्यवहार से विचलन को समझाते हुए आदर्श गैस समीकरण की व्याख्या कीजिए, या आदर्श गैस समीकरण को समझाते हुए सार्वत्रिक गैस नियतांक R के अलग अलग मान बतलाइए। फिर गैसों के अणुगति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और उस आधार पर अणुगति समीकरण को समझाइए। फिर आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण और उनके संशोधन को बतलाइए, और सबसे महत्वपूर्ण वॉन डेर वाल समीकरण क्या होता है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, और जैसा हमने आखिरी में देखे कि वास्तविक गैसें और आदर्श गैसें क्या होती हैं और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से हल कर लीजिए, तो इस अध्याय से पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं।